हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर फोर्थ पेपर का क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं। भाषा, संज्ञान और समाज, जो कि आपका 35 नंबर का कंप्लीट पेपर है। उसके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कौन से यूनिट में क्या पढ़ना है, कितने नंबर का यूनिट है, उसमें निबंधात्मक प्रश्न आएंगे या छोटे प्रश्न आएंगे, उन सबसे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के इस कंप्लीट मैराथन वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा इस पेपर में, तो इस मैराथन क्लास को 2-4 बार देख लीजिएगा, आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाने वाला है। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमने इसमें मेंशन कर दिया है। और जिनकी तैयारी पहले से अच्छी हो रखी है, जिन्होंने हमारे क्लासेस के वीडियोस पहले से देख रखे हैं, वो इस वीडियो को थोड़ी-सी स्पीड बढ़ा करके देखना और क्विक रिवीजन कर लेना। बहुत कम समय में आपका पेपर क्लियर हो जाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट का नाम है भाषा, समाज और सत्ता के बारे में बात करेंगे इस यूनिट में। और ये सबसे बड़ा यूनिट है, 20 नंबर का यूनिट है। और बाकी जो यूनिट है आपके, वो 10 नंबर का और एक 5 नंबर का, इस तरह से यूनिट है आपका। जो मेन आपको फोकस करना है वो फर्स्ट यूनिट में करना है। 20 नंबर का यूनिट है तो निबंधात्मक प्रश्न यहाँ से ज़्यादा आएंगे। पहला यूनिट का नाम क्या है? भाषा, समाज और सत्ता। आइए अब हम फर्स्ट यूनिट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं भाषा क्या होती है इसके बारे में। तो देखिए, भाषा भावाभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, जिनका माध्यम शाब्दिक और अशाब्दिक यहाँ पर सामने आता है। आपने देखिए अपने जो विचार हैं उनको किसी और व्यक्ति को प्रकट करने के लिए भाषा का हम सहारा लेते हैं। मनुष्य की अनुभूतियों को शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए मूक भाषा या फिर अशाब्दिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। जबकि अधिक जो दुखी व्यक्ति होता है उसकी वेदनाएं रोकर के अश्रुधारा से ही कर पाता है। ये आपको दोस्तों भाषा में ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मानव मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि जो अर्थ देती है, मनुष्य की भाषा है, जैसा कि हमने अभी बात कर ली है। उन्हीं ध्वनि संकेतों, भावों अथवा विचारों को जब रेखाओं, चित्रों एवं चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो वह लिपि बन जाती है। लिपि से तात्पर्य है कि लिखित चिन्हों की उस व्यवस्था से जिसके द्वारा भाषा को रूपायित किया जाता है अथवा आकार दिया जाता है। तो ये आपको लिपि की परिभाषा ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं भाषा और लिपि में समानता क्या है। तो देखिए, पहली समानता है, भाषा व लिपि दोनों ही भावाभिव्यक्ति का साधन है, यानी कि विचारों को एक दूसरे व्यक्ति तक भेजने का, मतलब कि अपने विचार हैं तो दूसरे को साझा करने हैं, तो दूसरे को साझा करने का साधन यही है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर है, दोनों के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है। थर्ड नंबर पर है, दोनों की ही मानव के भौतिक व आध्यात्मिक विकास में उपयोगी भूमिका होती है। इसके बाद में दोस्तों असमानताओं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाषा और लिपि में असमानताएं। पहली असमानता है कि भाषा उच्चारित ध्वनि संकेतों का स्वरूप है, जबकि लिपि जो है लिखित संकेतों का स्वरूप है। सेकंड नंबर पर आता है, भाषा श्रव्य होने के कारण वर्तमान काल व वर्तमान स्थान की सीमाओं में रहती है, जबकि लिपि जो है वर्तमान काल तथा वर्तमान स्थान की सीमाओं से लेकर के अनंत काल और असीमित स्थान तक रह सकती है। इसके बाद में दोस्तों थर्ड पॉइंट है, भाषा का संबंध स्वर, यंत्र, मुख और कर्णेंद्रिय से है, जबकि लिपि का संबंध हस्तक्रिया व नेत्रेंद्रिय से है। यानी कि हमारा जो भाषा का जो संबंध है वो स्वर यंत्र से यानी कि बोलने, मुख से है, कर्णेंद्रिय यानी कि सुनने से है। जबकि लिपि का जो है हाथ से, यानी कि हाथ से लिखेंगे लिपि, और नेत्रेंद्रिय यानी कि आंखों से देखेंगे, तो उससे संबंधित है। इसलिए भाषा का गुण श्रव्य है और जबकि लिपि का गुण दृश्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है कि भाषा अनेक ध्वनियों की समष्टि स्थिति है, जबकि लिपि उक्त समष्टि के अतिरिक्त चित्र, चिन्ह, रेखा व प्रतीक आदि लेखन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको आसान असमानताएं ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है लिपि का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले लिपि के उद्भव के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो लिपि की उत्पत्ति भी भाषा की उत्पत्ति के समान ही विवादास्पद है। जिस प्रकार से भाषा की उत्पत्ति के विषय में देवीय सिद्धांत है, यानी कि देवताओं से उत्पन्न हुई मानते हैं, वैसे ही समस्त संसार में लिपि के भी देवीय सिद्धांत है। पहला सिद्धांत देखिए कि भारतीय लोगों ने अपनी प्राचीन लिपि को ब्रह्म देवता से उत्पन्न हुई मानते हैं, यानी कि जिसका जो ब्रह्मा देवता से उत्पन्न हुआ है, और इसके साथ में इसे क्या कहते हैं, ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। और सेकंड नंबर पर है कि प्राचीन मिस्र के लोग थात देवता या फिर आइसिस देवता को अपनी लिपि का कर्ता मानते हैं। और थर्ड नंबर पर है यूनानी लोगों की मान्यता है कि पौराणिक पुरुष हर्मेस या फिर पेलमिंडस पोथेथ्यूस
आर्फ्यूस, लिनोज आदि ने इनकी लिपि का निर्माण किया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और चौथा पॉइंट आता है कि बेबीलोनिया के लोग नेबो देवता को बेबीलोनियन लिपि का कर्ता मानते हैं। और पांचवा पॉइंट है कि प्राचीन यहूदी लोग मोजेज देवता को प्राचीन ज्यू लिपि का कर्ता मानते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें देवताओं को यहाँ पर माना गया है उनकी लिपि का कर्ता। और इसके बाद में दोस्तों इसके एक्चुअल तथ्य के ऊपर डिस्कस करते हैं, समीक्षा के बारे में कि क्या सच में देवताओं के द्वारा ये लिपियां उत्पन्न हुई है। तो वस्तुतः ये विश्वास इस निष्ठा पर आधारित है कि प्रत्येक लिपि का कर्ता ईश्वर या देवता है, अतः भाषा की लिपि का निर्माण भी देवता ने ही किया है। वास्तविक स्थिति यह है कि लिपि को भी मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के लिए बनाया है। इसके निर्माण में किसी एक व्यक्ति का हाथ न होकर के अनेक व्यक्तियों या फिर एक समाज का हाथ है। आज भी अशिक्षित व्यक्ति किसी बात को स्मरण रखने के लिए अंगूछे में गांठ बांध लेते हैं। हमारे जो बुजुर्ग आपने देखे होंगे, कई बार उनको कोई बात याद रखनी हो तो वो फिर अपने कपड़ों में कहीं पर भी गांठ एक बांध लेते हैं उस बात को याद रखने के लिए। तो ये इसी प्रकार से धीरे धीरे करके फिर लिपि का विकास हुआ है। और इसी तरह से भाषा का विकास भी हुआ है अपनी आवश्यकताओं को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए। इसी प्रकार मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र आदि बना करके लिपि का निर्माण किया है। आज चीन की समस्त भाषा ही चित्र लिपि में लिखी जाती है। चीनी भाषा आप सभी ने देखी होगी, चित्रों के माध्यम से ही थोड़ी सी अलग डिजाइन की उनकी भाषा है। प्राय प्रत्येक लिपि में रेखाओं या चित्रों की सम्मुखता प्रमुखता यहाँ पर होती है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो माना जाता है कि आदिकाल में लिपि का आरंभ या तो धार्मिक देवता के प्रतीक चिन्ह से, या फिर जादू टोने के लिए रेखाओं के अंकन के लिए, या फिर अपनी आसपास की वस्तुओं के चित्रण के लिए, या फिर स्मरण रखने के लिए रेखाओं आदि बनाने के लिए, या फिर एकांत गुफाओं में सौंदर्य के लिए, जीव जंतु या फिर वृक्ष आदि का चित्र बनाने के लिए आदि विविध कार्यों से लिपि का उद्भव हुआ और उनसे विविध ध्वनियों का प्रतीकों का विकास हुआ। यही विकास आगे चल करके लिपि के रूप में सामने आया। और वर्तमान काल में जो पुरातात्विक सामग्री मिली है उससे विद्वानों का अनुमान है कि ईसा पूर्व 10,000 वर्ष से ईसा पूर्व 4,200 वर्ष के मध्य यानी कि 6,000 वर्षों में ही लिपि का विकास हुआ होगा। ये 6,000 वर्ष लिपि के प्रारंभिक विकास के वर्ष हैं। संसार में जो प्राचीन लिपियां प्राप्त हुई है उन्हें विकास क्रम की दृष्टि से निम्न क्रम में रखा जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो लिपि आई है वो है चित्रलिपि, यानी कि सबसे पहले मनुष्य ने चित्र बनाना शुरू किया। यानी कि पेड़ है तो पेड़ का चित्र बनाना शुरू किया, कोई पशु पक्षी है तो उनकी चित्र बनाना शुरू किया। उसके बाद में सूत्रलिपि आई और प्रतीकात्मक लिपि में प्रतीकों को दर्शाया गया। उसके बाद में भावमूलक लिपि आई, यानी कि भावनाओं को भी प्रकट किया गया। मान लीजिए कि रो रहे हैं तो रोने के लिए अश्रु का चित्र बनाया गया, चल रहे हैं तो पैरों का चित्र बनाया गया। इस तरह से चित्र भावमूलक बनाए गए। भाव ध्वनि मूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि। और ध्वनि मूलक लिपि भी दो प्रकार की है, अक्षरिक लिपि और वर्णिक लिपि। तो ये कुछ लिपियां आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि भारत की सभी भाषाओं के लिए एक ही लिपि की उपयोगिता क्या है, क्यों है, ये जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, भारत एक बहुभाषी देश है, यानी कि बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। आज यह राष्ट्र एकता के सूत्र में संविधान के माध्यम से बंधा हुआ है। इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो सामान्यतः केंद्र व राज्य संबंधों के व्यवहार के लिए आवश्यक माध्यम है, एक दूसरे राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए। इसके बाद में हमारे देश की अधिकांश प्रादेशिक भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं, यानी कि पंजाब में तो पंजाब में अलग लिपि है, उधर तमिल की तरफ इधर अलग अलग लिपियां यहाँ पर हैं। कुछ तो देवनागरी से विकसित हुई है और कुछ स्वतंत्र उनका रूप अलग है। जिस प्रकार से हमने आज़ादी के बाद में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है, उसे संपर्क का माध्यम भी बनाया है, उसी प्रकार से समस्त देश की भाषाओं के लिए यदि एक ही लिपि स्वीकार, यानी कि मुख्यतः या तो देवनागरी लिपि को अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे न केवल एक सूत्रता में वृद्धि होगी बल्कि दूसरी भाषाओं को सीखने की भी सुविधा हो जाएगी। सभी जो है अपनी अपनी लिपियां, अपनी जो भाषाएं हैं उनको सीख समझ पाएंगे। असल में दूसरी भाषा सीखने में सबसे बड़ी बाधा लिपि भेद ही है। अतः यदि लिपि भेद हटा दिए जाए तो व्यापक भावात्मक एकता उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है भाषा एवं क्षेत्र के मध्य संबंध क्या है। तो देखिए, भाषा का संबंध सामान्य रूप से क्षेत्र विशेष से भी होता है, क्योंकि क्षेत्रीय विशेषताएं भाषा को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। इसलिए भाषा विज्ञान में कहा गया है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी बदल जाती है।
तो ये यहाँ पर दोस्तों कहावत आपको ध्यान रखना है। भाषा जो है थोड़े से दूर जाने पर ही बदल जाती है। तो ये यहाँ पर कहावत है कि 4 कोस पर पानी बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है और 8 कोस पर वाणी बदल जाती है। इस बदलाव का प्रमुख कारण क्षेत्र विशेष का भौगोलिक प्रभाव ही है। इसलिए माना जाता है कि भौगोलिक विशेषताओं का असर उस क्षेत्र की भाषा विशेष पर आवश्यक रूप से पड़ता है, अर्थात भाषा और क्षेत्र का गहरा रिश्ता होता है। इसी के साथ में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश भी रहा है जहाँ लंबे समय तक सामंतवाद रहा है और सामंतवाद के कारण ही राज्य रजवाड़ों के बीच निरंतर युद्ध जैसी स्थिति बनी रही है और इसका प्रभाव भाषा पर भी पड़ा है। इसलिए यहाँ जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसमें महाप्राण ध्वनियों और बलाघात का प्रयोग अधिक होता है। साथ ही किसी भाषा की सबसे प्रभावी स्मृतियाँ उसमें मुहावरों में भी सुरक्षित रहती है। इसलिए मुहावरों पर पड़ने वाले भौगोलिक क्षेत्र के इस प्रभाव का आकलन करने के लिए कुछ मुहावरों में भी उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं भाषा और क्षेत्र के बीच में संबंध के रूप में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है भाषा के संदर्भ में अस्मिता का क्या अर्थ है। तो देखिए, अगर आपको 4 ऑप्शन वाला प्रश्न इस तरह का कोई पूछता है और आपके ऑप्शन में ये लिखा हुआ रहता है कि भाषा बोलने वालों की अपनी पहचान के रूप में रहती है, तो ये आपको दोस्तों टिक यहाँ पर राइट आंसर करना होगा। और आपको यहाँ पर इसके बारे में अगर डिटेल में 2-3 नंबर का प्रश्न पूछता है तो फिर आपको यहाँ पर क्या आंसर देना है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, भाषा की यही पहचान सत्ता तंत्र से भी जुड़ी हुई है। भारतीय संघ ने विभिन्न भाषाई अस्मिताओं की स्वीकृति को स्वस्थ लोकतंत्र बुनियादी जरूरत माना है। यहाँ कारण यह है कि भाषाओं के संदर्भ में संविधान ने 8वीं अनुसूची की व्यवस्था कर विभिन्न भाषाओं के महत्व को स्वीकारा है। फिलहाल इस अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। समय समय पर यह सूची बढ़ती रहती है। वर्तमान में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में यह मांग उठाई जा रही है कि राजस्थानी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि मसला यह है कि राजस्थानी भाषा की सांस्कृतिक अस्मिता स्वीकार की जानी चाहिए। और 8वीं अनुसूची का प्रश्न भी दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है, पर यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट यूनिट में इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। इसके बारे में दोस्तों तीसरे यूनिट में डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन सी भाषाएं इसमें शामिल है और कौन कौन सी भाषाएं शामिल होने वाली है, कोई किसी भाषा को इसमें 8वीं अनुसूची में किस प्रकार से शामिल करवा सकते हैं, तो उसके बारे में सारा डिटेल में आपके तीसरे यूनिट में बताया गया है। तो वहीं पर हम दोस्तों इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर बाकी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अर्थात आपको यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में अगर शॉर्ट में जानना है तो दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा हमारी अस्मिता को प्रकट करने का काम करती है। यही कारण है कि विभिन्न पेशों, व्यवसायों या दोनों क्षेत्रों के संबंध रखने वाले लोगों से हम अलग अलग तरह की भाषाएं पाते हैं। सभी भाषाएं अलग अलग तरह से विशिष्ट और प्रभावी विशेषताओं को संजोए हुए रहती है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है वर्ग क्या होता है। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग वाला वर्ग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, वेबर जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनका कहना है कि वर्ग का निर्धारण शक्ति प्रतिष्ठा है और गिडेंस का मानना है कि वर्ग एक वृहत स्तर के लोगों का समूह है। यह प्रतिष्ठा समूह है। शक्ति व संपत्ति के उपयोग के आधार पर वर्ग बनते हैं। इसके बाद में उच्च वर्ग वाले प्राय शिष्ट, शुद्ध, तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं और मध्यम वर्ग वाले तद्भव, सरल, समासहीन भाषा का प्रयोग करते हैं। निम्न वर्ग वाले अशुद्ध, कृत्रिम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ग किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि लिपि की आवश्यकताएं क्यों महसूस हुई। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के लिए अपने अपने भावों तथा विचारों को स्थायित्व देना, दूर दूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखना तथा संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए मौखिक भाषा के स्थान पर लिपि की आवश्यकता महसूस हुई। लिपि भाषा को सुरक्षित रखने का साधन है। आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है 4 ऑप्शन देकर के कि लिपि किसको सुरक्षित रखने का साधन है, तो भाषा को सुरक्षित रखने का साधन है। इस तरह से आसान प्रश्न भी दोस्तों आ जाते हैं, पर कई बार अगर हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा प्रश्न जो है गलत हो जाता है। और इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है मजदूर वर्ग और बुजुर्ग वर्ग में क्या अंतर है। तो देखिए, मजदूर वर्ग और बुजुर्ग वर्ग ये दोनों वर्ग किसी समाज के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से वर्ग समाज के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मजदूर वर्ग और बुजुर्ग वर्ग आपको आंसर डालना है। जो लोग जीवन यापन के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर रहते हैं उन्हें मजदूर वर्ग या फिर सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। जबकि जो लोग दूसरों के श्रम को खरीदने और अपने हक में उपयोग करते हैं वो बुजुर्ग वर्ग के अंतर्गत आते हैं या कहे जाते हैं। मजदूर वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को समझने तथा उसका मुकाबला करने के लिए कर सकता है, जबकि बुजुर्ग वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को सहज रूप से संभव बनाने के लिए करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको इनके बारे में ध्यान रखना है।
और इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक है लोकोक्ति क्या होती है। तो देखिए लोकोक्ति के बारे में हमने हिंदी में डिटेल में पढ़ा हुआ है। हिंदी वाले वीडियोस जब आप देखेंगे तो आप वहाँ पर ठीक से और समझ पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए परिभाषा पहले जानते हैं। वे कथन जो जनजीवन में दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर किसी विशेष अर्थ और परिस्थिति में प्रयुक्त होते हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अंधों में काना राजा, अयोग्य में कम योग्य व्यक्ति आदर पाता है। और दूसरा उदाहरण है कि अंधे की आत बटेर यानी कि अयोग्य का बड़ा लाभ हो जाना। तो ये कुछ उदाहरण भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला आता है मुहावरे क्या होते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार का वाक्यांश जो लाक्षणिकता के आधार पर वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ देता है, मुहावरा कहलाता है। और उदाहरण देखिए, नमक मिर्च लगाना। अब यहाँ पर देखिए रियल में नमक मिर्च नहीं लगा रहे हैं, इसका अर्थ दूसरा यहाँ पर है कि बढ़ चढ़ करके बात को बताना। और अगला उदाहरण है सिर चढ़ाना यानी कि अत्यधिक महत्व बताना। तो ये कुछ मुहावरों के उदाहरण भी आपको ध्यान रखना है। अगला और अंतिम टॉपिक दोस्तों इस यूनिट का जेंडरीकरण क्या होता है। तो देखिए जीवन में जेंडर की पहचान जन्म होते ही जननांगों को देख करके की जाती है, या स्त्री है या पुरुष है। इसी पहचान से स्त्री और पुरुष की भूमिकाएं समाज द्वारा की जाती है। जन्म के समय से ही लड़के और लड़कियों को अलग अलग रूप में डालने की जो सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया होती है उसे जेंडरीकरण कहा जाता है। तो इस तरह से हमने बहुत कम समय में फर्स्ट यूनिट को कवर कर लिया है सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हुए। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट को लेकर के। सेकंड यूनिट का नाम है भाषा की प्रकृति और स्वरूप। 10 नंबर का यूनिट है और 10 नंबर हासिल कर सकने वाले सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आइए डिस्कशन करते हैं और एक एक टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाषा के स्वरूप के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार से भाषा का हम प्रयोग करते हैं। किसी अवसर पर भाषा में व्याकरणिक अथवा संरचना संबंधित हम सावधानी बरतते हैं, और जबकि कहीं पर हम व्याकरणीय नियमों में शिथिलता करते हैं। भाषा का उपयोग साहित्य रचना में भी अलग अलग परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए अथवा संदर्भ स्थिति की आवश्यकता अनुसार अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। यही भाषा का औपचारिक व अनौपचारिक स्वरूप है। यहाँ पर भाषा में व्याकरण और नियमों का पालन किया जा रहा है। वाक्य संरचना व्याकरण के नियमों के अनुसार की गई हो, बात को स्पष्ट करने के लिए सटीक रूप से रखने के लिए सटीक रूप से शब्दों का चयन किया गया हो, वहाँ पर भाषा औपचारिक स्वरूप लिए होती है। और जहाँ पर मौखिक वार्तालाप हो अथवा व्याकरणिक नियमों में शिथिलता हो, व्याकरणिक नियमों का कम उपयोग किया गया हो, वहाँ पर अनौपचारिक स्वरूप लिए हुए भाषा होती है। और आप जानते हैं दोस्तों औपचारिक स्वरूप और अनौपचारिक स्वरूप क्या होता है भाषा का। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाषा का औपचारिक स्वरूप क्या होता है, औपचारिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों औपचारिक रूप में भाषा का दोनों तरह से उपयोग किया जाता है, मौखिक रूप में भी और लिखित रूप में भी। साहित्य लेखन में भाषा का औपचारिक उपयोग होता है, वहाँ पर लेखन में क्रमबद्धता होती है, श्रृंखलाबद्धता होती है। निबंध रचना में अथवा सरकारी पत्रों की भाषा में औपचारिकता हो रहती है। प्राय ये पत्र एक कार्यालय विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय विभाग अथवा मंत्रालय को लिखे जाते हैं। पत्र की भाषा सरल एवं सहज होती है। सटीक अर्थ प्रेषित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का भी उपयोग किया जाता है। निबंध की भाषा में भी प्रभावशीलता होती है, क्रमबद्धता होती है। वहाँ भाषा लिखित स्वरूप में होती है और औपचारिक भी होती है। भाषण देते समय, मीटिंग अथवा सभा में बोलते समय, अपनी बात को प्रभावी रूप से रखते समय अथवा आदेश देते समय भाषा की मौखिक रूप में होती है, लेकिन पूर्णतः औपचारिक स्वरूप लिए हुए होती है। तो ये कुछ बातें आपको औपचारिक स्थिति में ध्यान रखना है। अगला टॉपिक आता है भाषा की अनौपचारिक स्थिति के बारे में। तो देखिए अनौपचारिक रूप में भाषा का दोनों तरह से उपयोग किया जाता है, मौखिक भी और लिखित भी। आमतौर पर दैनिक जीवन के वार्तालाप में हम भाषा के अनौपचारिक रूप का ही प्रयोग करते हैं। इसमें वाक्यों अथवा शब्दों में क्रमबद्धता नहीं होती है, साथ ही वाक्यों की संरचना में व्याकरण के नियमों की पालना नहीं की जाती है। साहित्य की कई विधाओं में भी अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कहानी विधा को ले लें। यह लिखित रूप में औपचारिक स्वरूप लिए हुए होती है, लेकिन इसमें आए संवाद अथवा घटनाओं में पात्रों के वार्तालाप को जब प्रस्तुत किया जाता है तब वहाँ पर भाषा अनौपचारिक स्वरूप लिए हुए हमारे सामने आती है। नाटकों, एकांकियों आदि में भी ऐसी स्थितियाँ बार बार हमारे सामने आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको अनौपचारिक स्थिति में ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है भाषा का लिखित और मौखिक स्वरूप क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले परिभाषा जानते हैं इन दोनों की। तो प्रारंभिक स्तर पर बालक परिवार के सदस्यों के साथ में अनुकरण के आधार पर मौखिक भाषा ही सीखता है और विद्यालय में प्रवेश से पूर्व तक मौखिक भाषा में ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। विद्यालय में जाने के बाद बालक धीरे धीरे किसी भाषा, मातृभाषा या फिर द्वितीयक भाषा की लिपि व ध्वनि का ज्ञान करता है। इसके उपरांत शनय शनय यानी कि धीरे धीरे लिखित भाषा पर अधिकार करता है। लिखित भाषा पर अधिकार होने के बाद में व्यक्ति अपने विचारों को तथा पुस्तकों की सहायता से प्राप्त ज्ञान को भावी आवश्यकता के लिए लिख करके सुरक्षित कर लेता है। लिखित व मौखिक भाषा में आपस में अंतर संबंध है, क्योंकि मौखिक भाषा को
लिखित भाषा में और लिखित भाषा को मौखिक भाषा में भी व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ कहानी, कविता, गीत आदि को पढ़ करके मौखिक रूप में हम बता सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर रहता है। तो देखिए, पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मौखिक भाषा विचारों के आदान प्रदान, वाद विवाद, संवाद व भाषण की भाषा है, जबकि लिखित भाषा में हम कानों से सुने गए विचारों को लिपिबद्ध कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है कि मौखिक भाषा अस्थायी होती है, किसने क्या कहा और क्यों कहा इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं होता है, परंतु लिखित भाषा स्थायी होती है तथा कानून के द्वारा लिखित लेखों को मान्यता प्राप्त होती है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके और मेरे फेस टू फेस कोई बात होती है, तो आप किसी तीसरे व्यक्ति को बताने जाओगे तो आपके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं होएगा कि आपने इस व्यक्ति को ये कहा था। और अगर आपके पास लिपिबद्ध सारा रहता है, मान लीजिए कि मैंने लिपिबद्ध लिख करके नीचे मेरे सिग्नेचर कर दिए, तो वो एक ठोस प्रमाण हो जाएगा कानूनन तरीके से कि 100% मैंने ही ये बात कही है, मेरे सिग्नेचर भी नीचे करे हुए हैं। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि लिखित भाषा के माध्यम से एक युग की साहित्यिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक आदि परंपराओं को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जाता है, और जबकि मौखिक भाषा में ऐसा नहीं किया जा सकता है। मौखिक भाषा में देखिए, फेस टू फेस अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एक सीमित समय तक ही यहाँ पर सुरक्षित रहेगी। मान लीजिए कि थोड़ी देर, एक दिन तक आपको याद रहेगी, 2 दिन याद रह जाएगी, पर आप 4-5 दिन बाद में उसको भूल जाओगे। पर अगर आपके पास में लिखा हुआ सारा मैटर है तो आप 1 साल के लिए, 10 साल, 20 साल आप सुरक्षित उसको रख पाओगे। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट, लिखित साहित्य व वैज्ञानिक उपलब्धियों को एक से दूसरे देश बातें भी पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट है कि किसी विषय में किए गए नवीन शोध को लिखित रूप में ही एक दूसरे का हस्तांतरित किया जा सकता है, लिखित रूप का रहता है शोध वगैरह में। और अगला छठा पॉइंट आता है कि मौखिक भाषा में वक्ता व श्रोता का आमने सामने होना आवश्यक है। लिखित भाषा में लेखक अपने ज्ञान को लिख करके प्रकाशित करता है, जिससे दूर दराज के व्यक्ति भी लाभान्वित होते हैं। तो ये कुछ सरल से पॉइंट्स हैं जो कि आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे। अगला दोस्तों सातवां पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि लिखित अभिलेखों, पुस्तकों का एक भाषा से विश्व की दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद किया जाता है, जिससे अन्य भाषा भाषी भी लाभान्वित हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट दोस्तों इस टॉपिक में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है लिखित भाषा के उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि वर्णों की ठीक और सुंदर बनावट लिखना सिखाना, यहाँ इसका उद्देश्य रहता है। दूसरा है सुंदर तथा सुडोल लेख का अभ्यास करवाना। तीसरा पॉइंट है शुद्ध वर्तनी का लाभ करवाना। चौथा पॉइंट है छात्रों की वाक्य रचना के नियमों से अवगत करवाना। और पांचवा पॉइंट है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने की शिक्षा देना। छठा पॉइंट है विद्यार्थियों में शब्द के विभिन्न रूपों जैसे भाषा में मुहावरों, लोकोक्ति तथा सूक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग करने की शिक्षा देना। सातवां पॉइंट है छात्रों को इस योग्य बनाना कि प्रसंगानुकूल और विषयानुकूल भाषा का प्रयोग वे कर सकें। और इसके बाद में आठवां पॉइंट आता है विद्यार्थियों में तार्किक रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता प्रदान करना। और नवा पॉइंट आता है विद्यार्थियों में यह योग्यता प्रदान करना कि वह अपने विचारों व भावों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व क्या रहता है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति बालक के व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से अति आवश्यक होती है। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बालक को विचाराभिव्यक्ति के सुअवसर प्राप्त होते हैं और प्रकाशन का पूरा अवसर मिलता है। और इसी टॉपिक में दोस्तों आपको एक कथन भी ध्यान रखना है कि डॉसन ने मौखिक कार्य का महत्व बताते हुए लिखा है कि मौखिक कार्य भाषा की नींव तैयार कर देता है, क्योंकि मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा के तुल्य अंग समान ही होते हैं। एक नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि मौखिक भाषा के लिए डॉसन ने क्या कहा है या डॉसन का कथन बताइए, तो आपको ये जरूर से ध्यान रखना है। इसके बाद में मौखिक अभिव्यक्ति के कुछ और पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जिनमें पहला पॉइंट आता है अभिव्यक्ति की सरलता इसमें रहती है, अनुकरण व अभ्यास किया जाता है। तीसरा है कुशलता में सहायक रहती है, विचाराभिव्यक्ति और भावाभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। शुद्ध उच्चारण तथा अभिव्यक्ति का सरलतम रूप रहता है। स्पष्टीकरण में सरलता रहती है, दृढ़ता में सहायक रहती है, भाषण कला में निपुणता इसमें आ जाती है, सजीवता व भाव प्रदर्शन रहता है, रुचि जागृत होती है, आत्म अभिव्यक्ति में निपुणता मिलती है, भावात्मक विकास में सहायक रहती है, और मानसिक व बौद्धिक विकास यहाँ पर रहता है, और एकाग्रचित व एक सक्रियता यहाँ पर बनी रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारे सामने आता है ध्वनि विज्ञान क्या होती है। तो ध्वनि विज्ञान वह विज्ञान है जो ध्वनि विषयक स्वरूप, भेद, अंग, उच्चारण, अवयव और नियम आदि का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है इसमें। और ये 3 प्रकार की रहती है, उच्चारण मूलक ध्वनि विज्ञान और स्वर्ण मूलक ध्वनि विज्ञान और ध्वनि ग्राम विज्ञान। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है वर्ण क्या होता है। तो देखिए, अ, आ आदि जब वागेंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं, यानी कि मुख से जब उच्चारित होते हैं, तब ये ध्वनियाँ रहती है, और इनका जो लिखित रूप रहता है वह वर्ण कहलाता है।
इसे हम नियमानुसार भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो कान का विषय है और जिसका खंड न हो सके। तो यहाँ पर ए है, तो ए का खंड अब और नहीं हो सकता, यानी कि और टुकड़े इसके नहीं हो सकते हैं, सबसे छोटा वर्ण यही है। और इसके बाद में अगला पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पर एक ये भी ध्यान रखना है कि वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसके बाद में अगला टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि क्या होती है। तो अ आ आदि जब वागेंद्रीय द्वारा व्यक्त होते हैं, हमारे जो मुख कंठ द्वारा उच्चारित होते हैं, तो उनको ध्वनियाँ कहलाती हैं और ध्वनि बोलने व सुनने में काम आती है। और वर्ण जो रहते हैं, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में काम आते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स दोस्तों आपको इनके अंतर अगर आपको पूछा जाता है तो ध्वनि और वर्ण का अंतर आपको बता देना है। इसके बाद में कुछ पॉइंट्स आपको इसी से संबंधित और ध्यान रखना है कि स्वर और व्यंजन सार्थक ध्वनियाँ होती है, इनके प्रयोग में परिवर्तन करने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब वाक्यों में आकांक्षा, संधि या योग्यता का भाव होता है तब वे सार्थक संवाद कहलाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सेकंड यूनिट में ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड के बारे में। यूनिट थर्ड का नाम है भाषा और बहुभाषिकता। 5 नंबर का यूनिट है। यहाँ से छोटे प्रश्न आएंगे, ऑप्शनल प्रश्न आएंगे और साथ में ही 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको समझना है, याद कर लेना है। और एक बार ये वीडियो देखते ही आप समझ जाओगे, सारा याद कर लोगे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं 5 नंबर हासिल कर सकने वाले महत्वपूर्ण सभी टॉपिक्स को। तो इस यूनिट का दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुभाषी भारत में भाषा और शिक्षा का प्रचलन किस प्रकार से है। तो देखिए, भारतीय संविधान में मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। भारत में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1938 में यह सुझाव दिया था कि बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया था कि अल्पसंख्यकों की भाषा की रक्षा करना भी उनकी मातृभाषा में होना चाहिए। इसके अलावा यह सुझाव तो दे दिया गया, लेकिन बहुभाषी समाज में एक ही भाषा में शिक्षा देना और किस प्रकार से संभव होगा, यह समाधान नहीं किया गया। एक बहुभाषी समाज में बहुभाषी भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ऐसे में 3 भाषाओं का फॉर्मूला पर्याप्त नहीं था। 3 भाषाओं का फॉर्मूला क्या है, पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक लाइन अलग से मैंने लिख दी है कि त्रिभाषी सूत्र क्या है, मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए और अंग्रेजी में और अन्य कोई भाषा, यहाँ पर संस्कृत वगैरह यहाँ पर हो सकती है, हिंदी वगैरह। तो यहाँ पर हिंदी को मेन प्रायोरिटी नहीं दी गई है। इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा वापस चलते हैं। यहाँ से आपको पढ़ना है कि भारत के स्कूलों में सामान्यतः बहुभाषी बच्चे आपको मिलेंगे। यदि हम कक्षा, पाठ्यक्रम, सिलेबस, पाठ्यपुस्तकें और अनुदेशन प्रणाली को बहुभाषी संसाधनों के द्वारा तैयार नहीं करते हैं, तो इससे अभिप्राय है कि हम विभिन्न बच्चों की व्यक्तिगत भाषाओं की अवहेलना कर रहे हैं। यदि उनकी भाषा की अवहेलना होती है तो उनकी भाषा का ज्ञान उनसे वंचित हो जाता है। केवल यह प्रावधान करना कि स्कूल प्रत्येक बालक को 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाएगा, इतना काफ़ी नहीं है। इससे स्पष्ट तौर पर देश की भाषाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रूप से संभाल करके नहीं रखा जा सकता। और त्रिभाषी सूत्र मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारे सामने आता है, भारत को बहुभाषिकता से क्या लाभ हो सकता है या क्या लाभ हो रहा है। तो देखिए, बहुभाषी होना भारत के लिए व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर एक संसाधन का कार्य करता है। यह हमारी सांस्कृतिक संपन्नता को दर्शाता है। जिसको एक से अधिक भाषाएं आती है, उनकी भाषा की प्रवीणता तो निसंदेह बढ़िया होती है। समाज के प्रति उनका नजरिया भी स्पष्ट एवं उदार होता है। अतः बहुभाषिकता से राष्ट्रीय एकता, भावात्मक तथा पारस्परिक सौहार्द की वृद्धि होती है। भाषा के संबंध में एक कहावत प्रचलित है जो कि आपको ध्यान रखना है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। कहावत प्रसिद्ध है। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया था, एक बार और आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपको जरूर से ये याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि बच्चे की भाषा का उपयोग कक्षा या विद्यालय की अधिगम की प्रक्रिया में करने से क्या सकारात्मक परिणाम निकलते हैं। यानी कि बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसका उपयोग अगर हम अध्ययन में करेंगे, विद्यालय में करेंगे, तो क्या हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो उसका आंसर आपको डालना है कि बच्चे की भाषा का उपयोग कक्षा या विद्यालय की अधिगम प्रक्रिया में करने से हम बहुभाषिकता को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जगह देते हैं। इसके साथ ही हम विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी जगह दे रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि इससे विद्यार्थी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहजता और जुड़ाव महसूस करेंगे। इस तरह से अपनी भाषा में अभिव्यक्ति का विश्वास भी हासिल करेंगे। एक दूसरे की भाषाओं की स्वीकृति होने पर लोकतांत्रिक मूल्यों को अलग से सीखने सिखाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जब आपकी हिंदी की क्लास रहती है तब हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट जो होते हैं अट्रैक्टिव तरीके से उसको ठीक तरीके से समझ पाते हैं। और अगर आपकी इंग्लिश वाली क्लास रहेगी और आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो फिर वो आपके सर के ऊपर से चली जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि बहुभाषिकता यहाँ पर होनी चाहिए और मातृभाषा को भी उपयोग में लेना चाहिए।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। तो देखिए, शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनमें अपनी बहुभाषी कक्षा के बच्चों के द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषा के बारे में समझ और सम्मान की भावना का विकास होना चाहिए। वे बच्चों द्वारा बोली जाने वाली उनकी अपनी भाषा को कक्षा में सहानुभूति के साथ सीखने सिखाने के लिए स्थान दें और अपनी कक्षा की विविधता को समझते हुए बच्चों के ज्ञान के विकास के लिए सहज और रचनात्मक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए उनको। अक्सर हम यह देख पाते हैं कि शिक्षक साथियों में स्वयं की भाषा को लेकर के ही कितनी हीन भावना रहती है। वे खुद विभिन्न भाषाओं को किस दृष्टि से देखते हैं, ऐसे में एक बहुभाषी कक्षा में वे किस तरह से उन बच्चों की भाषा को स्थान और सम्मान दे पाएंगे जो बच्चे हल्बी, गोंडी, कुड़ुक या कमारी आदि भाषा बोलते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप बहुभाषिकता को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप बहुभाषी बच्चों का भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपको एक बहुभाषी शिक्षक बनना है और बहुभाषी बच्चों का सपोर्ट करना है, यानी कि उनकी मातृभाषा का सपोर्ट करना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आज ज़रूरत है कि बच्चों की भाषा को कक्षा में सम्मान मिले। सभी बच्चों को बिना किसी हिचक के अपनी बात को अपनी भाषा में कहने के समान अवसर का सहज वातावरण प्रदान एवं निर्मित किया जाना चाहिए। और इसके बाद में अगला टॉपिक है कि भारत में भाषा परिवारों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार दोस्तों हम बात कर रहे हैं। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 भाषा परिवारों भारोपीय, द्रविड़, मुंडा या ऑस्ट्रिक, अंडमानी और तिब्बती चीनी परिवार यहाँ पर इन भागों में बांटा गया है। इनमें 234 मातृभाषाएं और 100 वर्गीकृत भाषाएं और 10 लिपियां इनमें डाली गई है। ये आंकड़े दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार हैं। अगर अभी लेटेस्ट आंकड़े आपको कहीं पर मिल जाते हैं तो लेटेस्ट आंकड़े भी आप ध्यान रख सकते हैं, पर ये पुराने वाले आंकड़े भी आपको जरूर से ध्यान रखना है। प्रश्न आपको इन्हीं में से आने वाला है। और इसी के साथ में दोस्तों आपको राजस्थान में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में भी जानकारी रखनी है। मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती, ये 4 भाषाएं जो है राजस्थान में मुख्य रूप से बोली जाती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में। तो देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। पहली है असमिया, दूसरी है बंगला, तीसरी है गुजराती, चौथी है हिंदी, पांचवा कन्नड़, छठे नंबर पर है कश्मीरी, 7वें नंबर पर है मलयालम, 8वें नंबर पर मराठी, 9वें नंबर पर उड़िया, 10वें नंबर पर पंजाबी, 11वें नंबर पर संस्कृत और 12वें पे तमिल, 13वें नंबर पर है तेलुगु, 14वें नंबर पर है उर्दू, 15वें नंबर पर है कोंकणी, 16वें नंबर पर है मणिपुरी, 17वें नंबर पर है नेपाली, 18वें पे है सिंधी, 19वें पे है बोडो और 20वें पे है डोगरी और 21वें पे है मैथिली और 22वें पे है संथाली। ये 22 भाषाओं के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं संविधान की जनतांत्रिक समझ का आईना है। इस सूची में अपनी अपनी भाषाओं को शामिल कराने के लिए अनेक राज्य प्रयत्नशील है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्यों प्रयत्नशील है, क्या उनको लाभ होगा अपनी भाषा को इस सूची में 8वीं अनुसूची में जुड़वाने से। तो देखिए, क्योंकि 8वीं अनुसूची में स्थान मिलने से उस भाषा को विशेष महत्व प्राप्त हो जाता है। वह भाषा राज्य कार्य का माध्यम तो बनती ही है, साथ ही साथ शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी प्रमुख स्थान प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त भाषा के विकास हेतु सरकारी अनुदान भी मिलता है। स्थानीय रचनाकारों व प्रतिभाओं को मौका मिलता है। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित परीक्षाओं में भाषा विषय के रूप में प्रतिनिधित्व भी मिलता है। न्यायालयों में कार्य करने की भाषा का विकल्प बनना, साहित्य अकादमी में महत्व प्राप्त होता है आदि फायदे प्राप्त होते हैं। इन लाभों के साथ ही भाषा को अतिरिक्त भारतीय मुद्रा नोट पर भी भाषा प्रतिनिधित्व प्राप्त होने लगता है और उस भाषा में गजट भी जारी होने लगता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको पूछे कि कोई जो राज्य है अपनी भाषा को इस सूची में जारी करवाने के लिए प्रयत्नशील है तो क्या कारण है, क्या लाभ उनको होगा अपनी भाषा को इसमें शामिल करवाने से, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और संविधान से ही जुड़े दोस्तों 2-3 पॉइंट्स आपको और यहाँ पर ध्यान रखना है कि संविधान के 71वें संशोधन के द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसी के साथ में अगला प्रश्न है कि संविधान के 100वें संशोधन के द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित भाषाओं में बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली को शामिल किया गया और संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी में लिखी हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया 343 के अनुसार। इस तरह से दोस्तों मात्र आधे घंटे में हमने आपके 4th पेपर का रिवीजन कर लिया है। अभी भी अगर आपके कोई डाउट रहता है, कोई भी आपको समस्या रहती है, आपके मान लो टॉपिक क्लियर नहीं हुए हैं, आपको अभी भी तैयारी कमज़ोर लग रही है, तो इस वीडियो को 2-4 बार देख लीजिएगा। आधे घंटे में ही पूरा आपका पेपर कवर हो गया है।
तो आप इसे 10-15 बार भी देख लेंगे अपने एग्ज़ाम टाइम तक, तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाने वाला है। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। जो मेन मैंने टॉपिक्स बताए हैं, उनको ज़रूर से कवर कर लेना है। आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हुए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई आपकी क्वेरीज़ रहती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। आपकी तैयारी में इस वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।